नमस्कार। आज हम इम्यूनोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है फैगोसाइटोसिस, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो फैगोसाइटोसिस की जो प्रक्रिया है इम्यूनोलॉजी के अंदर, इम्यूनी जो सिस्टम होता है उसके अंतर्गत जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीवी होते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो उनके द्वारा ये जो सूक्ष्म जीवी होता है उसको निगलना और पाचन करना में फैगोसाइटोसिस क्रिया कहलाती है। तो ये फैगोसाइटोसिस क्रिया काफी महत्वपूर्ण क्रिया है इस प्रतिरक्षी तंत्र के प्रक्रियाओं के अंतर्गत। ये जो फैगोसाइटोसिस क्रिया है उसमें विभिन्न चरण पाए जाते हैं, हम उनकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है? कीमोटैक्सिस, रसायनोचलन। ये जो प्रतिजन सूक्ष्म जीवी के रूप में आया है देह के अंदर, वो कुछ पदार्थों का जो उसके द्वारा स्रावित टॉक्सिन होते हैं, वो टॉक्सिन उस कीमोटैक्सिस के रूप में, रसायनोचलन के रूप में संकेत देते हैं अपनी उपस्थिति का, और ये जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं उस दिशा में गमन करती हैं सूक्ष्म जीवी की दिशा में। तो ये रसायनोचलन क्रिया होती है, और इस क्रिया में जो सहायता प्रदान करने वाले अलग कारक होते हैं और कारक होते हैं, उसमें जो पूरक प्रोटीन होते हैं C5a, ये भी इसमें सहायता करते हैं। रसायनोचलन जो कारक है उसके रूप में ये भी इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। और ये जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है, जो प्रतिजन के फलस्वरूप क्षति पहुंची है, वो क्षतिग्रस्त ऊतक भी इस कीमोरासायनिक प्रक्रिया के अंदर सहयोग देता है। और इन सब के कारण जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं उस दिशा में बढ़ती हैं जहां ये प्रतिजन माइक्रो ऑर्गेनिल के रूप में उपस्थित पाया जाता है। दूसरा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे ही ये सूक्ष्म जीवी वहां पहुंचता है तो इस सूक्ष्म जीवी को ये जो मैक्रोफेज कोशिका आ रही है इसे ग्रहण करने के लिए, तो ये जो सूक्ष्म जीवी है इस सतह पर संपर्क स्थापित करता है मैक्रोफेज कोशिकाओं की सतह पर। इनके दोनों के बीच में जो बंधनकारी जो स्थल होते हैं उनकी सहायता से ये इसके साथ चिपक जाता है। लेकिन ये जो बंधन होता है काफी कमजोर प्रकार का होता है, तो इसे मजबूत बनाने के लिए इसका संपर्क इसके सतह से होना है, उसको मजबूत बनाने के लिए ऑक्सीकरण क्रिया की जाती है। ऑक्सीकरण क्रिया के अंतर्गत ये जो प्रतिरक्षी होते हैं Ig1, IgG1, IgG3, IgM, ये ऑक्सीकरण कारक के रूप में कार्य करते हैं। ये जैसे प्रतिरक्षी हैं अपने जो FAB जो भाग होते हैं उनके साथ इस प्रजनन के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। और ये जो पूरक प्रोटीन्स होते हैं, तो ये C3b ये भी इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये भी इन सूक्ष्म जीवों के साथ बंधन स्थापित कर लेता है। तो ये इस प्रकार से पूरी सतह को, जो सूक्ष्म जीव की बाहरी सतह है, उस पर ये जो प्रतिरक्षी होते हैं, पूरक कारक होते हैं, वो इसको पूरे भार से घेर लेते हैं, इस पर चिपक जाते हैं। और इसके पश्चात ये जो औपनिकृत सूक्ष्म जीवी है ये संपर्क में आता है इस भक्षण कोशिका के। तो भक्षण कोशिका क्या करती है कि ये जो भक्षण कोशिका के कूटपाद हैं ये इस सूक्ष्म जीवी को घेर लेते हैं। औपनिकृत जो सूक्ष्म जीव होता है उसको ये कूटपाद घेर लेते हैं, और इसकी जो सतह होती है मैक्रोफेज कोशिका की, उस सतह पर कुछ ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। और ग्राही प्रोटीन क्या करते हैं, जो प्रतिरक्षी के जो FC क्षेत्र है, FC क्षेत्र के जो CH3 डोमेन होते हैं उस पर एक बंधन स्थल पाया जाता है,
उस बंधन के साथ, उस बंधन स्थल के साथ ये बंधन, ये जो इस पर उपस्थित ग्राही प्रोटीन होते हैं वो उनके साथ बंधन स्थापित कर लेते हैं। तो एक तरफ ये जो झिल्ली है भक्षण कोशिका की, इस सूक्ष्मजीव को इसके एंटीजन के साथ बांधती है, फिर ये जो एंटीबॉडी इसको बाहर से घेरे हुए हैं तो एंटीबॉडी को बांध लेती है। तो ये जो कंप्लीमेंट फैक्टर है, पूरक जो कारक है, ये भी यहाँ इसके साथ बंधित हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भी बंधनकारी रिसेप्टर प्रोटीन इसकी सतह पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तीन तरह के बंधन है, प्रतिरक्षी वाला, कंपोनेंट फैक्टर वाला और इसके जो डिटर्मिनेंट है, उनके द्वारा जो बंधन होते हैं, ये सब के सब इसके साथ अपना कार्य करते हैं और बंधन काफी मजबूत हो जाता है, इसको मजबूती से बांध लेते हैं। तो ये एडहेरेंस जो है कि सूक्ष्म जीवी का इसकी भारी सतह पर चिपक जाना, ये क्रिया इस प्रकार से पाई जाती है और इस क्रिया में ये जो कंप्लीमेंट कारक होते हैं, एंटीबॉडी होती है, ये सहयोग प्रदान करते हैं। इसके पश्चात जो निगलने क्रिया होती है, ये जो भक्षण कोशिका होती है, इस सूक्ष्मजीवी को एंटीबॉडी और जो पूरक कारक है इसके सहित अंदर निकल लेती है। जो एंडोसाइटोसिस क्रिया होती है उसके माध्यम से ये जो सूक्ष्मजीवी है कोशिका द्रव में प्रवेश कर जाता है निगलने की प्रक्रिया के तहत, और ये अंदर पहुंचकर फैगोसोम के रूप में रूपांतरित हो जाता है कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम होता है जो कोशिका के अंदर उपस्थित है, जिसमें लयनकारी एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो इसके साथ फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है और फैगोलाइसोम्स रचना का निर्माण हो जाता है। ये जो फैगोसोम होता है, ये जो लाइसोसोम होता है, इसमें लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनएज है, प्रोटीलेज है, कार्बोक्सिलेज, जैसे जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीवी है, एंटीबॉडी है, ये जो प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन समस्त का पाचन इसमें प्रारंभ हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के, वो सब के सब इनको पाचन करने की क्रिया में सहयोग देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा भाग होता है सूक्ष्मजीवी का जो इनके द्वारा पाचित नहीं हो पाता है, तो उसके पाचन करने के लिए दूसरी विधि पाई जाती है। ये पहली विधि थी O2 इंडिपेंडेंट डाइजेशन, जो ऑक्सीजन पर जो आश्रित पाचन है वो इसके पश्चात से होता है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती पहले पाचन में, जहां एंजाइम्स भाग लेते हैं, लेकिन जो काफी जटिल संरचना है सूक्ष्मजीवी की, उसको पाचन करने के लिए जो ऑक्सीजन आधारित, ऑक्सीजन आश्रित पाचन क्रिया पाई जाती है। और इस क्रिया के लिए जो रिएक्टिव O2 इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव N2 इंटरमीडिएट है, उनका निर्माण होता है इस भक्षण कोशिका में विभिन्न एंजाइम्स के माध्यम से। ये जो रिएक्टिव O2 इंटरमीडिएट पदार्थ है उसमें सुपर ऑक्साइड है, OH है, H2O2 है, हाइपोक्लोरस एसिड है। ये समझ ये O2 रिएक्टिव इंटरमीडिएट पाए जाते हैं, रेडिकल पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। दूसरे होते हैं रिएक्टिव N2 इंटरमीडिएट, NO है, NO2 है, HNO2 है। ये जो सब्सटेंसेज है, पदार्थ हैं, ये सब के सब N2 इंटरमीडिएट कहलाते हैं। ये समस्त इस पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो ये दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा एक O2 स्वतंत्र, एक O2 आश्रित जो पाचन क्रिया होती है, उनके माध्यम से जो सूक्ष्मजीव होता है, प्रजनन होता है, उसका पूर्णतः पाचन हो जाता है। छोटे छोटे खंडों में ये विखंडित हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो विखंडित इसकी संरचना है इस सूक्ष्मजीवी की, इसमें जो विभिन्न प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ एक वेसाइकल आकर जुड़ जाती है, जिसमें MSC द्वितीय प्रकार के अणु पाए जाते हैं। और ये जो प्रोटीन के कण हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे खंड हैं सूक्ष्मजीवी के, वो इन MSC द्वितीय पर आकर जुड़ जाते हैं। और उसके अंत में ये जो वेसाइकल होती है एक्सोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा बाहर फट जाती है
और ये जो MHC द्वितीय अणु है वो इन प्रोटीन खंडों को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं की कोशिकाओं को, जिससे की कोशिकाएं आगे के प्रोसेस करती है इनको नष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से फेगोसाइटोसिस क्रिया संपन्न होती है मैक्रोफेज कोशिका के माध्यम से। धन्यवाद।